वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक और चैलेंज है जिससे हम इस वक्त निपट रहे हैं कि हमारा दादू का जो ग्रिड स्टेशन है जो बड़ा अहम है बलूचिस्तान और जनूबी सिंध की सप्लाई के लिए, उस पर ख़तरा पैदा हुआ, अभी भी मौजूद है कि पानी का एक रेला जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमने पूरी रात उस पर मेहनत की है और उसके इर्द गिर्द एक मिट्टी खोद कर वहाँ से एक बंद बांधा है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके जो मेन रूम को, क्योंकि दादू की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। दादू शहर जो है वो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी के एहलकारान का, दादू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इंतज़ामिया है, और वहाँ जो करीब तरीन अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, उन सब ने मिलकर रातों रात जो है वो हमें एक्सकेवेटर्स फराहम किए हैं, जिससे हमने वो बंद इस वक्त बना दिया है, मुकम्मल हो रहा है, और बहुत सारी जगहों में वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एफर्ट की है। बाकी उसके अलावा जो मुल्क में रूटीन की जो ज़्यादा खसारे वाले फीडर हैं या यहाँ से कम बिल हमें मौसूल होते हैं, वहाँ रूटीन की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है, लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल है। इस पर ज़रूर, चूँकि उसी वक्त जब हम इस शहर में एक फसादी इज्तमा की बातें सुन रहे थे, ऐन उस वक्त हम लोग जो थे वो दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, और यही फ़र्क है जो जमहूरी और आइनी अमलदारी के लिए ये जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है, और वो लोग जो इस मुल्क में फ़साद फैलाना चाहते हैं। मुझे बहुत खुशी होती, आप सब ने भी कल का जो फसादी इज्तिमा है वो देखा है कि जो करोड़ों रुपए उसकी इस तशहीर के ऊपर, उस जलसे के ऊपर, उसके स्टेज के ऊपर, उसकी लाइटिंग पर कम से कम तखमीन आए कि 10 करोड़ रुपया खर्चा है। तो काश ये 10 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरीन के मुंह में कोई नवाला डालने के लिए इस्तेमाल होते। काश ये 10 करोड़ रुपए उन नसीराबाद बलूचिस्तान में, जाफराबाद में, दादू में, नौशहर फ़ैरोज़ में, ख़ास तौर पे खैरपुर, नाथन शाह जो है वहाँ, ये सब इलाके हैं जो हमारे रेडार से दूर हैं, लेकिन जहाँ लोगों को ज़रूरत है। हुकूमत अपना काम कर रही है, लेकिन अगर किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए, तो बेहतर यही था कि ये उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। इसी तरह गालिबन सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत पंजाब के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन आपने भी पढ़ा है कि वज़रा के लिए नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए 30 करोड़ रुपए मौजूद हैं, और कल ही उसका जो है वो टेंडर सामने आ गया है। तो ये तरजीहात हैं कि एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के खैमों में जाकर उनकी नौमौलूद बच्चियों को गोद में उठा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ इस मुल्क में धमकियाँ और फसाद पैदा करने की जो है वो हमें थ्रेट्स दी जा रही हैं, हमें धमकियाँ दी जा रही हैं। और मैं बाद में, क्योंकि उस वक्त हम मसरूफ़ थे दादू के मामले में, लेकिन बाद में जब हमने गुजरावाला में जो फसादी तकरीर हुई, मैं तो ढूंढता ही रहा, उसमें गालिबन सैलाब का लफ्ज़ नहीं था कल कहीं भी पूरी तकरीर में। तो जहाँ 3 करोड़ 30 लाख पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं, हमने 16 लाख घर बनाने हैं, हमने करोड़ों लोगों को राशन पहुँचाना है और हम पहुँचा रहे हैं, लेकिन जो दावेदार हैं वो ये उनके मुंह से सैलाब का लफ्ज़ कल नहीं हम सुन सके उस पूरी तकरीर में। और कोई हमें बता देते कि अच्छा जी ये जो 3 करोड़ 30 लाख लोग हैं, हमें, क्योंकि इस फसादी जमात को खैरात इकट्ठा करने का भी दावा है, तो कि जी हम किस तरह इनको हम इमदाद पहुँचाएँगे, ये हमें कोई बता देते सलूशन,
ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی. عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف میں اور میں تھا. یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے. وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی. تو ہمارے سامنے محترم حضرات ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے. ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں. اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ایک ہوا تھا اور اس پر عمران خان کے دستخط ہے. اس کو دوبارہ جو IMF سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں. تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا ہے. اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا ہے. تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا IMF کے سامنے. اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا، تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے. اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں. ابھی کل خبر آئی کہ یوٹیلیٹی اسٹور میں ان کے دور میں 6 ارب روپے کا گھپلا ہوا، یا کووڈ فنڈز میں محترم خواتین 140 ارب کا گھپلا کم از کم ہوا. جو اٹارنی جنرل، آڈیٹر جنرل نے کہا. توشہ خانہ کا کوئی جواب نہیں ہے. اور لیکن اس کی جو بہترین مثال جو ہے وہ محمد شہباز شریف نے اپنے عمل سے قائم کی ہے کہ ان کو جو 35 کروڑ کی گھڑیاں ملی تھیں انہوں نے جیب میں نہیں ڈالی، وہ اپنے گھر نہیں لے کر گئے. وہ آج بھی پاکستان کے عوام کی امانت بن کر وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہے اور انشاءاللہ موجود رہیں گی. نہیں، عمران خان صاحب نے یاد نہیں بتایا کہ جناب جو 54 ارب روپے انگلستان سے پاکستان کے عوام کو ملنے تھے ایک غیر قانونی منتقلی کی وجہ سے، اس کو عمران خان کی اور ان کی کابینہ نے اس پر ٹھپا لگایا تھا، اور وہ غائب ہو گئے ہیں 54 ارب روپے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ جو ڈیم فنڈ اکٹھا کیا تھا وہ کہاں ہے. لیکن چونکہ اس وقت ایک وفاقی حکومت موجود ہے، ہم یہ تمام معاملات وقت کے ساتھ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھیں گے. تو گوجرانوالہ میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ محمد نواز شریف کا قلعہ قائم ہے، موجود ہے، رہے گا انشاءاللہ. اور کیونکہ ہم نے کام کر کے دکھایا ہے، ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے، ہم نے اس شہر کو سنوارا ہے، اس ملک کو سنوارا ہے، آج بھی سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ملک کو دیوالیے سے بچایا ہے. ایک دن بھی جو ہے یہاں پیٹرول کی شارٹیج نہیں ہونے دی، قائم رکھا ہے. بہت تکلیف ہے، میں خود ذاتی طور پر اس کا دکھ ہے مجھے اس بات کا، بجلی کے بلوں کی. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جتنی ہمت تھی شہباز شریف نے اس ملک کے 74% صارفین کو ریلیف دیا ہے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں. جو 300 یونٹ کا انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ ریلیف دے دیا گیا ہے، اس میں ہم دیر بھی نہیں کرتے ریلیف دینے میں، فوری طور پر وہ ریلیف دے دیا گیا ہے. تو یہ سب کام جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہونے چاہیے. جنہوں نے کام نہیں کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور انہوں نے جو پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، پاکستان کی خود مختاری کا سودا کیا ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ پاکستانیوں کی آزادی،
पाकिस्तानियों की तरक्की के दुश्मन कभी भी हमारी राहबरी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये जो आज का फितना और फसाद है, ये अगले चंद महीनों में आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा और इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की अमलदारी कायम रहेगी। इमरान खान ने कल अपने जलसे में कहा है कि हमारे दौर में बिजली का यूनिट 18 रुपए था, आज टैक्स डालकर 54 से 60 रुपए का ये जो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है ये दे रही है। दूसरों ने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो जल्द IMF की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका बनने जा रहा है। इस हवाले से और एक और ऐड कर लीजिएगा, कल शहबाज शरीफ साहब की जो IMF से साथ उनकी तकरीर थी उसके बड़े मीम्स बना के चलाए गए हैं। तो UN ने देखिए तमाशा लगाना तो हमारा मकसद नहीं है। ये इमरान खान का फसादी तमाशा है जिसकी तरफ आपने रेफरेंस दिया है। अगर इमरान खान में इतनी काबिलियत होती तो वो वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को आगाह करते कि क्या चैलेंजेस हैं, और उनके लिए बड़ा आसान है कह देना कि जी हमारे दौर में इतना था और आज उतना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब 1 महीना मज़ीद रह गया है, बिजली की कीमत नीचे आएगी, क्योंकि हमें इस मौसम गर्मा में पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग से बचाने के लिए हमने अपने तमाम जितने भी पावर स्टेशंस थे वो चलाकर लोड शेडिंग को कंट्रोल रखा है। और आपने देखा है कि बीच में वक्तन फवक्तन चंद दिन प्रॉब्लम आता था और हम उसको सॉल्व कर लेते थे। तो हम तो मसलों को हल करने वाले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने वाले हैं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। उनके इल्ज़ाम का बेहतरीन जवाब यही है जो इंशाल्लाह अक्टूबर से आपको नजर आना शुरू। अच्छा सर, गुजरांवाला का जलसा कल हुआ, उसको आप कैसा देख रहे हैं? पीटीआई वाले कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब जलसा था। दूसरा, कल इमरान खान साहब ने जलसे में फिर कहा कि अगर हमारी मईशत नीचे जाती है, ये मुल्क दिवालिया होने की तरफ जाता है, तो इदारों का नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट का कि ये कौन जो है वो उनको जिम्मेदार ठहराएगी। तो क्या इदारों का नाम लेना इस तरह जलसों में ये ठीक है? और जलसे की कौम जिम्मेदार ठहराएगी इस फसादी इमरानी टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, अपने अमल से भी और अपनी गुफ्तगू से भी। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करेगा कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर पाकिस्तान फाटक से बाहर नहीं आएगा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। जब वज़ीर आज़म के मुंह से निकल रहा है कि यहाँ करप्शन है और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो फिर फाटक तो नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इनको पूरी दुनिया में इतनी सख्ती नहीं हुई फाटक के मामले में, जो इमरान खान की नालायकी और बदजुबानी की वजह से हुई है। उनके जो अमाल हैं उसकी सजा हम सब भुगत रहे हैं, लेकिन हमने उसकी दुरुस्तगी का, उसकी बेहतरी का आगाज कर दिया है। और इंशाल्लाह ये मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि जब अगले अगस्त में पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आज के मुकाबले में मजबूत होगा। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, बिजली और तेल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। यही प्रॉब्लम है कि जब जो शख्स दावेदार है मकबूलियत का, वो हमें ये धमकी देगा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा है, तो ये धमकी पूरी दुनिया में जाएगी कि जी उनके तो अपोजिशन वाले जो एक रहनुमा है वो ये कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है कि इन जो मुश्किल तरीन वक्त था इस साल मई में और जून में, वो हमने अल्लाह ताला के करम से गुजार लिया है। अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कराची में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और सख्त गर्मी है, वहाँ के जो शहरियों गर्मी से बिलबला उठे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? एक सवाल हो रहा है। देखिए, जहाँ कराची को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मैं खुद भी गया हुआ था, जहाँ रूटीन में और हमें इस पर जो असल काम करने वाला है वो ये है, आजकल भी पूरे मुल्क में जिन फीडर पर खसारा है, जिन फीडर पर बिलों की बाजियाबी कम है, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। वो चाहे कराची है, चाहे वो बन्नू है, चाहे वो जनूबी पंजाब है, कसूर है,
जहां जहां फीडर्स के ऊपर लॉसेस हैं वहां लोड शेडिंग हो रही है। मीट क्लास लेकिन असल जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन फीडर्स पर वो पाकिस्तानी जो बिल देना चाहते हैं और बिल दे रहे हैं उनको किस तरह बिजली पहुंचाई जाए और जो नहीं दे रहे उनको किस तरह इससे महफूज रखा जाए, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा सर, वज़ीर-ए-आज़म ने जो 300 यूनिट का रिलीफ दिया था, क्या वो 1 महीने के लिए था या अगले महीने जो बिल आएंगे उसमें भी वो रिलीफ बरकरार रहेगा? जी, वो 1 महीने का रिलीफ था और ये मैं आपके तो बहुत शुक्रिया आपका अपने सवाल पूछा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने इसका तयन होता है। जून में चूंकि बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हम सब ने किया और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा आई, जैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होगी और आपका इस्तेमाल भी कम होगा, जैसे अब जुलाई के बिल आ रहे हैं तो जुलाई में जून के मुकाबले में कम इस्तेमाल था और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कम थी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो रही है और मुझे बहुत उम्मीद है जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया कि इंशाल्लाह अक्टूबर से ये बहुत कम रह जाएगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो हमने जो मैकेनिज्म अब डिवाइस किया है